आपको आज न कल तो सीखना ही है। एक्सेल के जरिए जैसे कि आप रजिस्टर मेंटेन करने का काम हम लोग करते थे, एक अकाउंटेंट या कोई भी रजिस्टर मेंटेन करने का काम करते थे, तो समझिए जो रजिस्टर था वो उठ के आ गया एक्सेल के अंदर में। और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से मेंटेन और इतने से एनालिसिस होने लगे कि इसका यूज़ हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए करने लगे हैं। इसके ज़रिए एक्सेल के ज़रिए आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, डेटा का एनालिसिस कर सकते हो, डेटा रख सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, कुछ भी बनाना है बना सकते हो। मान लीजिए आपको सैलरी बनानी है, तो सैलरी बनाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल के ज़रिए ही सैलरी का मैनेजमेंट कर सकते हो। एवरीथिंग टैली के जरिए अकाउंट मेंटेन करते हो, अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है तो आप टैली यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट छोटा है और आपको टैली नहीं आता है तो इस एक्सेल अच्छी तरह से आता है, एक्सेल जरिए मेंटेन कर सकते हो। मतलब एक्सेल हर वो सॉफ्टवेयर की जगह ले सकता है, लेकिन छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे नहीं। बड़े लेवल पे क्योंकि इसकी लिमिटेशंस है, तो इसलिए एक्सेल पॉपुलर है कि हर एक चीज़ का जगह, चाहे वो पेरोल के सॉफ्टवेयर हो या अकाउंटेंट का सॉफ्टवेयर हो, डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हो या कुछ और का सॉफ्टवेयर हो, हर एक सॉफ्टवेयर का जगह ले सकता है। इसलिए एक्सेल पॉपुलर है और इस चीज़ को हर कोई यूज करता है। अगर अभी इसकी ट्रेनिंग आप ले लेते हो तो फ्यूचर में आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। मैं ये नहीं कहता है कि आप एक्सेल में ले लोगे तो किसी और कंपनी में आपका सैलरी बढ़ जाएगा, जी नहीं। एक्सेल आपको जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, एक्सेल आपको काम में हेल्प करता है। जैसे अभी आप बिल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है, जो काम आप मैनुअल करते हो, जो जिस काम को, जैसे मान लो कि आप कस्टमर की इंक्वायरी हैंडल करते हो, तो कस्टमर की इंक्वायरी हैंडल करने के लिए उसका कहीं पे डेटाबेस मेंटेन करते हो, कहीं पे कुछ मेंटेन करते हो, तो वर्ड पे, एक्सेल पे मेंटेन, वर्ड बाकी जगह पे मेंटेन, एक्सेल मेंटेन करो। एक्सेल मेंटेन करने में जो टाइम वेस्ट होता है बाद में आपको ढूंढने में या फिर क्लाइंट कंफर्मेशन निकालने में, उसको सही तरीके से आप मैनेज करोगे ताकि आपका टाइम बचेगा और आप वो स्मार्ट वर्क कर पाओगे। तो एक्सेल की बहुत अपॉर्चुनिटी है, एक्सेल में बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो चलिए आज हम एक्सेल पे काम करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले आप जो आप सीखोगे वो सीखोगे एक्सेल 2007 एंड 2013। अभी आप किस पे काम करते हैं, 7 में या 13 पे? तो चलिए हम आपको 13 ही सिखाते हैं। एक्सेल 2013 जो है हमारा लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात, आपके सामने जो सॉफ्टवेयर खुला है इसको देखिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हम सीखते हैं उसके लिमिटेशन के बारे में हमें जानना जरूरी है। लिमिटेशन मतलब कि कितने रो, कितने कॉलम, इसके अलावा और भी चीज़, जैसे कि हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं या फिर हम रो को कितना बड़ा कर सकते हैं। यही नहीं, कितने कंटेंट टाइप कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल तो इसका यूज नहीं है, लेकिन आगे चल के जब कोर MIS और एडवांस एक्सेल को अच्छी तरीके से यूज करोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सेल के लिमिट्स के बारे में जानना हो तो कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको किसी बुक, किसी और पे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब भी आप एक्सेल यूज करते हो, एक्सेल के बारे में कुछ ढूंढना है आपको, कुछ जानना है आपको, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। तो आपको गूगल पे जाने का ज़रूरत नहीं है, आपके अधिकतर जो चीज़ें हैं वो आपके एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल है। आप F1 प्रेस कीजिए, F1 प्रेस करते आपको यहाँ पे एक्सेल हेल्प आएगा। इस एक्सेल हेल्प को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र मैनुअल बोलते हैं। ये एक तरह का यूज़र मैनुअल है। जैसे कोई प्रोडक्ट आपको मिलता है तो जो प्रोडक्ट, कोई किसी भी प्रोडक्ट का जो एक मैनुअल आता है, जैसे सेलफोन खरीदते हो तो उस तरीके का एक यूज़र का मैनुअल है। अब मुझे जो चीज़ चाहिए मैं सर्च करूँगा, जैसे मुझे लिमिट चाहिए तो मैं यहाँ पे लिमिट सर्च करूँ, LIMITS लिमिट्स सर्च मारो। बेसिकली 2013 हमारा ऑनलाइन कनेक्टेड है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट यही आपके पास एक्सेल 2007 होता तो आपको इतना टाइम नहीं देना, कि एक्सेल 2007 का जो हेल्प है और मैनुअल है, मतलब कि वो ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है,
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, उसको आप ऑनलाइन में कनेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन में कनेक्ट कर सकते हो। और मेरा गो टू मीटिंग चल रहा है जिस कारण से जो है ना तो दिक्कत होती है, और बेसिकली गो टू मीटिंग नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है ना, बाकी सॉफ्टवेयर को नहीं चलने देता है। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, हेल्थ में सिर्फ ये बताना कि लिमिट्स क्या है, उसके बारे में कुछ और थोड़ा समझाना है आपको। लिमिट्स, सबसे पहला आएगा लिमिट्स। लिमिट्स में यहाँ पे हमने लिमिट सर्च किया तो मुझे एक्सेल के वर्क सारे लिमिट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ओपन वर्कबुक, मतलब कि अभी क्या था, एक फाइल ओपन कर रखा है, ऐसे मैं कितने फाइल को ओपन कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे कितने फाइल मैं ओपन कर सकता हूँ वन टाइम में। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि आपको जो है ना लिमिट डिफाइन नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अनलिमिटेड, हम अनलिमिटेड वर्ड कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते। देखिए मैंने एमफिल इन द कंप्यूटर साइंस किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं BCA MCA और एमफिल किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड होता ही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर में कुछ भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ भी वर्क को फॉलो करता हूँ, तो एक स्पेस कैप्चर करता है मेरे मेमोरी में, मेरे हार्ड डिस्क में। और हमारा मेमोरी, मेरा हार्ड डिस्क अनलिमिटेड नहीं है, उसकी एक लिमिट डिफाइन, उसकी एड्रेसिंग की लिमिट एक डिफाइन है। तो आज न कल हमारा सिस्टम तो भरेगा ही, इसलिए अनलिमिटेड वर्ड हम नहीं यूज कर सकते अपने कंप्यूटर के अंदर में। इसलिए हम बोल सकते हैं लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंड सिस्टम कैपेसिटी। वर्कशीट की साइज कितनी है, कॉलम का विड्थ कितना है, रो की हाइट कितनी है, अब इसको एक बार आप कैजुअली पढ़ लीजिए। जो आपको यहाँ पे दिया गया है लिमिट्स, इसको एक बार आप कैजुअली पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारिए, लेकिन हाँ एक बार इसको स्टडी कर लीजिए कि क्या होता है, ताकि आगे चले कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको याद कर सको कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, किसी कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ मैं अभी। लिमिट्स निकालना आ गया ना आपको। अब जैसे कि बात करते हैं किसी भी ऑप्शन के बारे में अगर जानना हो, अभी थोड़ा सा मैं बेसिक आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें शुरू से हर चीज़ को बारे में जानना है, तो बेसिक थोड़ा सा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों का पता होता है, इसलिए मैं कंटिन्यूस जो है ना स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें आपको आती होगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होगी, इसलिए मैं आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक चीज़ की नॉलेज आपके पास हो जाए। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की, सॉरी एक्सेल या हेल्प की। तो जैसे कि किसी भी ऑप्शंस के बारे में आपको जानना हो तो आपको उसके लिए किसी बुक्स या किसी गूगल पे जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं, उस पर कर्सर रखोगे तो एक शॉर्ट मैसेज आता है, इसको बोलते हैं स्क्रीन टिप्स। यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ गए, इसके बारे में आपको जानना चाहते हो तो अपना F1 प्रेस कर दीजिए, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ही सर्च करके दिखा देगा। जैसे कि अगर मैं 2007 में हेल्प चलता है, देखूँ क्लिक किया, मैंने F1 प्रेस किया तो एक्सेल हेल्प में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही सर्च होके आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं पेस्ट पे रखूँ कर्सर, पेस्ट पे यहाँ पे नीचे F1 नहीं आ रहा है, यहाँ बता तो रहा है कि क्या करना होता है लेकिन नीचे F1 नहीं आ रहा है। अगर तब F1 प्रेस अगर करोगे तो फिर नॉर्मल जो हेल्प आता है वही आएगा, आप पेस्ट सर्च करके नहीं आएगा। तो पेस्ट उसी का सर्च कर, आपको जो सर्च वही करके देगा जिसके नीचे प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प और F1 का सिंबल लगा हुआ है, हेल्प का दिख रहा है आपको ना। उस समय अगर F1 प्रेस करते हैं तभी आपको एक्सेल हेल्प में उस पर्टिकुलर चीज को सर्च करके देगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम गूगल पे जनरली सर्च करते हैं, अक्सर हेल्प पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए हम गूगल में जाके ही सर्च करते हैं। बात सही है, आप गूगल में जाके सर्च करते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जो गूगल पे चीज़ें होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ सही दिखे। क्यों? कि जो गूगल पे जो चीज़ें दी गई है वो चीज़ें दी गई है जो कि एक हम जैसे आप जैसे लोग जो हैं जो अपने ब्लॉग्स में अपने वेबसाइट में डाले हुए हैं वो सही है, इसकी 100% गारंटी नहीं है। लेकिन एक्सेल हेल्थ में जो चीज़ें दी गई है वो आपका 110% सही है। ठीक है, इसलिए पहले आप गूगल कुछ ही चीज़ के बारे में आपको जानना है, सेल्फ रनिंग करना है, तो सबसे पहले आप जो है ना अपने एक्सेल हेल्प में जाइए। एक्सेल हेल्प में जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। अगर गूगल तब अगर डिफरेंस समझ में आ जाएगा, कोई अगर गलत चीज़ गूगल पे दे रहा है आप तुरंत समझ लोगे कि हाँ ये चीज़ गलत है भाई। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते। अब बारी आती है शॉर्टकट्स। अब किसी भी ऑप्शन को हम दो तरह से अप्लाई करते हैं। एक तो हम उसके ऑप्शन पे माउस पॉइंटर से क्लिक करके, या दूसरा कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं और उसका शॉर्टकट जैसे कॉपी करना है तो कंट्रोल-C। तो कंट्रोल-C किया हुआ इसको बोलते हैं कीवर्ड शॉर्टकट्स। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड शॉर्टकट की बात आती है तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं सर कीवर्ड शॉर्टकट पे हमें काम करना है। देखिए, कीवर्ड शॉर्टकट पे काम करते हो आप, तो आप अगर सारा का सारा काम कीवर्ड शॉर्टकट के जरिए करते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कीवर्ड शॉर्टकट यूज करते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो स्पीड 30% के अराउंड बढ़ जाती है माउस के अपेक्षा। अगर आप पूरा काम माउस से करते हो, वो आप पूरा काम आप कीबोर्ड से करते हो, तो उस केस में आपको कीबोर्ड में काम करने से आपकी स्पीड जो है 30% ज़्यादा होती है। तो 25 से 30% ऐसा निकाला गया है। बात सही है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। हाँ, तो अगर आपको शॉर्टकट जानना हो कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसके पर्टिकुलर ऑप्शन पे कर्सर रख दो तो उसका शॉर्टकट पता चल जाए। जैसे मान लीजिए मैं फिल्टर पे जाकर कर्सर रख दिया तो फिल्टर का शॉर्टकट दिख गया, Ctrl+Shift+L। मतलब कि अगर मैं Ctrl+Shift+L प्रेस करूँगा तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। उस तरह से कॉपी करने का Ctrl+C, पेस्ट करने का Ctrl+V। अरे जिसका शॉर्टकट है उसके आ जाएंगे, जिसका शॉर्टकट नहीं है उसके नहीं आएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट आ जाते हैं, लेकिन इसको भी एक लिस्ट में चाहिए हो। आपको चाहते कि नहीं मुझे शॉर्टकट एक एक करके देखना मुश्किल होता है, जैसे मेरे पास लिमिट का लिस्ट आ गया है ऐसे इसका भी एक लिस्ट आ जाना चाहिए। तो आप जो है अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए। जैसे मैं कीबोर्ड का अपना F1 प्रेस करूँगा, F1 प्रेस करते ही यहाँ पे आपके पास एक्सेल हेल्प आ गया। ठीक है, एक्सेल हेल्प में यहाँ पे मैं सर्च करूँगा शॉर्टकट। एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके सारे शॉर्टकट 2013 में भी सेम ऐसे ही आ जाएगा आपको, की एंड उसकी डिटेल्स, सारे शॉर्टकट जो भी एक्सेल के अंदर है सारे अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके शॉर्टकट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, किसी और एप्लीकेशन में जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट इस शॉर्टकट को याद कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे, मेमोराइज कैसे करोगे? देखिए, इसको रट्टा मारने से याद नहीं होगा कि आप संस्कृत की श्लोक की तरह रट्टा मार डालो तो इससे आपको याद हो जाएगा, नहीं, इसको यूज करने से याद होगा। जैसे कि आप Ctrl+C या फिर एंटर मारने के लिए सोचते हो, आपका दिमाग सोचता नहीं है कि मुझे एंटर मारना है, एंटर कहाँ पे, आपका उंगली ऑटोमेटिक एंटर पे चला जाता है, एंटर मार देता है, क्योंकि आपने एंटर को इतना बार यूज किया है कि आपका दिमाग सेट हो गया उस पर। उसी तरीके से हर एक सॉफ्टवेयर को इस तरह से यूज करोगे तो धीरे धीरे सारे के सारे आपके सेट हो जाएंगे और सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो यूज कैसे करोगे? तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि आपके ऑफिस आवर में 1 या 2 घंटे का टाइम फ्री होगा जिसमें आपके पास काम कम होगा, उस समय जाइए
उस समय जो है आप माउस से बिल्कुल काम मत कीजिए, पूरा काम शॉर्टकट से कीजिए। मैंने वो समय निकालने के लिए इससे बोला कि जिससे आपके पास काम कम होता है, वो इसलिए क्योंकि शुरू में आपको दिक्कत होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे काम होगा। इसलिए आप वो टाइम फिक्स कर लो कि मैं फलाने टाइम पे ही करूँगा। तो वो टाइम में जब काम कम रहेगा, धीरे धीरे आपका स्पीड जो है ना इंक्रीज होगा। तो कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद, वो घंटा 2 घंटा आपका पूरा ऑफिस आवर बन जाएगा। पूरा काम आप शॉर्टकट से करोगे और अच्छी तरीके से स्पीडली से करोगे। तो आप अप्लाई करके देखना, 1-2 घंटे आप माउस बिल्कुल ही शॉर्टकट, एक्सेल के शॉर्टकट के जरिए ही यूज करो और पूरा काम एक्सेल पे ऐसे करने की कोशिश करो। एक्सेल ही नहीं, बाकी एप्लीकेशन पे भी शॉर्टकट के जरिए, कीबोर्ड के जरिए काम करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको मैंने सलाह तो दे दिया है कि आप कीवर्ड शॉर्ट का यूज बिल्कुल ना करें, सॉरी माउस का यूज बिल्कुल ना कीजिए, पूरा काम कीवर्ड से कीजिए। तो कीवर्ड से करने पे प्रॉब्लम ये होगा कि हर एक ऑप्शन को अप्लाई करने का की तो बना नहीं है। अगर हम बात करें कि मैं इसको कलर अप्लाई करना है, ठीक है, तो कलर अप्लाई करने का शॉर्टकट तो है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं डायरेक्ट शॉर्टकट। तो जिस ऑप्शन का शॉर्टकट डिफाइन नहीं है या फिर आपको पता नहीं है, तो उसके लिए आप अल्टरनेटिव की यूज कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस कीजिए। जैसे अपने कीबोर्ड का आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, प्रेस करते ही आपके जो ऊपर मेनू बार में कुछ ये आ जाएंगे, एक बॉक्सेस के अंदर में जो है ना आपके, जैसे एफ, होम, एच, इस तरह से आ गया ना, फाइल में एफ आ गया, एच आ गया, ये सारे आपके शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अब इस शॉर्टकट को आप क्या करो, यूज करो। अब मैं एच दबाऊंगा कीबोर्ड का, तो देखिए होम मेनू में जितने भी शॉर्टकट है वो सारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अब मुझे कलर अप्लाई करना है, तो कलर के लिए वापस एच है, तो मैं वापस एच सेलेक्ट किया और जो कलर चूज करना है वो कलर हमने चूज करके और एंटर मार दिया, अप्लाई हो गया। उसी तरीके से मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर कहाँ से, यहाँ से अप्लाई होता है, तो मैं ऑल्ट की दबाऊंगा, ऑल्ट की दबाते ही मेरा मेनू बार एक्टिवेट हो गया। बॉर्डर किसके अंदर में, एच के अंदर में, तो वापस मैं एच दबाऊंगा, होम के अंदर में एच दबाऊं, फिर बॉर्डर के लिए अगेन बी, और ऑल बॉर्डर के लिए आपके आ गया है ए, तो मैं तो ए का मुझे ध्यान देना पड़ा। नेक्स्ट टाइम से क्या हुआ, मैं सेलेक्ट करूंगा और अल्ट एच बी ए, अप्लाई हो गया, तो अल्ट एच बी ए। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से बाकी सारे यूज कर सकते हो जो शॉर्टकट से आप डेटा मेनू में कुछ यूज करना है, तो अल्ट ए फॉर डेटा, डेटा मेनू एक्टिवेट हो गया, और जो करना कर लो। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको राइट क्लिक करना हो तो कैसे करोगे। तो आपके पास कीबोर्ड में आप देखिए, अपने कीबोर्ड में राइट क्लिक का ऑप्शन होगा, और राइट क्लिक, हाँ, राइट क्लिक का एक देखिए एक बटन भी होगा, आप उससे राइट क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में होता है। जो आप राइट क्लिक करते हो तो जो ऑप्शन आते हैं, इसमें देखिए सारे ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन है कि किसी न किसी कैरेक्टर के नीचे अंडरलाइन है। जैसे कट में टी के नीचे है, सी में, कॉपी में सी के नीचे है, पेस्ट स्पेशल में एस के नीचे है। ये सारे आपके शॉर्टकट्स है। फिर मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है ना, तो मुझे यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कीबोर्ड का F दबाऊंगा, क्योंकि F के नीचे अंडरलाइन है। F दबाऊंगा तो F दबाते ही हमारे पास ऊपर देखिए पॉपअप बार आ गया, अप्लाई हो गया। अब मैं टैब से इसके अंदर मूव करूंगा, ठीक है।
अगर मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब, अगेन फॉन्ट में तो नॉर्मल टैब, बॉर्डर में तो टैब, फिल में तो टैब, ठीक है ना। लेकिन वापस अगर पीछे आना है तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब। शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, याद रखिएगा, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, पीछे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट टैब, पीछे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट टैब। तो कंट्रोल टैब से आगे और कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे, टैब से आगे एंड पीछे, ठीक है। जो अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर सकते हैं, एस्केप से आप उसको एग्जिट कर सकते हो। उसी तरह से मान लीजिए कि आप कर्सर मूव करने के लिए आप क्या करते हो, एरो की यूज करते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। मान लीजिए कि किसी कारण बस आपका एरो की खराब हो गया, तब कैसे मूव करोगे, क्या वो तो आपके डेस्कटॉप की बोर्ड में होते हैं ना, लैपटॉप में नहीं होता, जिसमें 15 इंच का लैपटॉप है उसमें नहीं होता है। देखिए आपके पास दो तो ऑलरेडी है कि आप एंटर से डाउन आ सकते हैं और शिफ्ट टैब से आगे जा सकते हो, ओनली टैब से, मतलब डाउन और राइट आपके पास तो है, आपको अप और लेफ्ट ढूंढने। तो उस केस में हमने बताया आपको कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, मतलब कि अगर एंटर से नीचे आता है तो शिफ्ट एंटर से ऊपर जाएगा, एंटर से नीचे तो शिफ्ट एंटर से ऊपर जाएगा, हाँ शिफ्ट एंटर, एंटर से नीचे और शिफ्ट के साथ एंटर, क्योंकि शिफ्ट रिवर्स कर देता है ना, तो एंटर हमारा नीचे जाता है तो इसका रिवर्स वो अप होगा ना। ऐसे टैब से आगे हुआ तो शिफ्ट टैब से वापस आपका पीछे आएगा, टैब से आगे और शिफ्ट टैब से पीछे। तो आपको डाउन हो गया दोनों चीज़ समझ में आ गई। तो कीबोर्ड के जरिए काम करना तो आपने सीखा, लेकिन मान लीजिए कि आपका माउस कीबोर्ड बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया, आपको पूरा काम माउस से करना है, तो कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग कैसे करोगे? एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है जिसको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बोलते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये आपके पीसी में होता है, अगर आपके पास 7 और विंडो 7 है, विंडो 8 है तो आप सर्च कर सकते हो। एक्सपी है तो एसेसरीज के अंदर में आपको मिलेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको वर्चुअल कीबोर्ड भी बोलते हैं। यहाँ से बिल्कुल कीबोर्ड की तरह अपना अप्लाई कर सकते हो जो भी चाहो, ठीक है। तो कहने मतलब कि आप हर सिचुएशन में काम करने की कोशिश करो, कि आपको हमेशा काम करने की कोशिश, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आपको एक्सेल का शॉर्टकट पता करना हो, हेलो सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके। तो अगर आप एक्सेल में अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हो तो आप जो सिंपल से F1 प्रेस करो, F1 प्रेस करते हैं, यहाँ सर्च में शॉर्टकट सर्च कर दो हेल्प के अंदर में, तो आपको यहाँ पे सर्च यहाँ पे आ जाएगा आपको एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, ये आपके एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स होंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास वर्ड है, बीन वर्ड, इसके भी आपको शॉर्टकट पता करने हैं, तो आप वैसे ही F1 प्रेस करो। सर आपके वॉल्यूम से ये आ रहा है, सॉरी माइक से शोर आ रहा है, प्लीज़ सही कर लीजिए, अभी म्यूट कर लीजिए। हाँ आप ही को बोल रहा हूँ, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, तो माइक का शोर है। आपके नाम के आगे ये होगा ग्रीन कलर का एक लगा होगा, उस पर दबा दीजिए, म्यूट हो जाएगा। आपका नाम एडमिन जो आप ही का नाम है ना? हाँ, जब आपको कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। क्या बोल सर, रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है,
तो अगर बैकग्राउंड में शोर रहेगा तो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, ताकि अभी तो चलो आपको डाउट होगा तो मुझसे रिपीट करवा लोगे, लेकिन फ्यूचर में जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें अगर रिकॉर्डिंग सही नहीं हुआ तो फिर वो डाउट क्लियर नहीं होंगे ना, इसलिए रिकॉर्डिंग थोड़ा ठीक रहेगा, सही रहेगा। तो इसने बताया कि अगर आपको मिस वर्ड में शॉर्टकट चाहिए तो आप सेम ऐसे ही यहाँ पे जाके शॉर्टकट्स ढूंढ लीजिए। यहाँ पे आपको आ गया एक्सेल, यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे आएंगे। ये सारे शॉर्टकट्स हो गए। डिस्प्ले के लिए क्या होता है, ये सारे शॉर्टकट्स हैं आपके। तो यहाँ से मैं शॉर्टकट देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन MS ऑफिस के एप्लीकेशन में आपको यहीं पे मिल जाएगा, हेल्प के अंदर में सारे शॉर्टकट्स। अब इसको आप यूज करो अपने हिसाब से, सारा चीज़ यहीं पे समझाया हुआ है, जिसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक चीज़ और समझाया था आपको कि अगर आपको एक्सेल की लिमिट पता करनी हो तो भी आप, जैसे कि कितने रो, कितने कॉलम, एवरीथिंग, तो F1 प्रेस कीजिए, जहाँ पे शॉर्टकट आपने सर्च किया था वहाँ पे आप लिमिट सर्च कर लीजिए। सबसे पहले आ गया एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स, यहाँ से आप निकाल लीजिए। ये सारे कि कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हो, वर्कशीट की साइज़ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर कॉलम की विड्थ, रो की विड्थ, पेज ब्रेक्स, कितने सेल डाल सकते हैं, कितने शीट ले सकते हैं, कितने हिडर फुडर, एवरीथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आपको दो चीज़ पढ़नी, एक तो शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ लो, थोड़ी सी लिमिट्स के बारे में आप पढ़ लो। तो कहने मतलब कि अगर मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के शॉर्टकट चाहिए, जैसे कि मुझे डायरेक्ट डेस्कटॉप लाना है, तो डायरेक्ट डेस्कटॉप लाने का शॉर्टकट होता है विंडो बटन के साथ डी, विंडो डी, डायरेक्ट डेस्कटॉप आ जाता है। इसी तरह के सारे शॉर्टकट चाहिए आपको इसके एक्सेल के, सॉरी विंडो के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आपका विंडो 7 है, विंडो XP हो, या फिर आपका ये 13 विंडो 8 है। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए कि विंडो बटन, जो विंडो का स्टार्ट बटन होता है ना, उस स्टार्ट बटन के साथ आप अपना F1 प्रेस कर लीजिए। ये आपका विंडोज हेल्प सपोर्ट आएगा, और यहाँ भी सेम आप सर्च करोगे लिमिट्स, सॉरी शॉर्टकट्स, तो आपको यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स, विंडोज़ के शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। जैसे विंडो डी हो गया, F2 हो गया, F4 हो गया, F3 हो गया, ये शॉर्टकट्स होते हैं। तो शॉर्टकट हैंडलिंग समझ में आ गया आप लोग, शॉर्टकट किस तरह से हैंडल करोगे, कैसे लाओगे शॉर्टकट। अब चलिए आगे चलते हैं एक्सेल फाइल के ऊपर। देखिए आप लोगों को अगर नया फाइल क्रिएट करना होता है तो आप लोग कंट्रोल N करते हो और आपका न्यू फाइल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कभी यहाँ फाइल मेनू से या फिर ऑफिस बटन से आप न्यू लीजिए, नीचे यहाँ पे बहुत सारे आपके आते हैं। एक तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है, तो हम लोग ब्लैंक से लेके क्रिएट कर। सर आप कौन यूज करते हैं, आपके पास कौन सा एक्सेल 7 है या फिर 13 है? ओके, तो 13 में इस तरह का आता है। अगर आप 7 की बात करें, अगर 7 पे जाए, 7 पे अगर न्यू करते हैं तो यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे सेलेक्ट करके क्रिएट कर देते हो। यहाँ कभी आपने गौर किया है कि चीज़ें होता क्या है, ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। मान लो कि आपको कोई फॉर्म बनाना है, या फिर मान लो इनवॉइस ही बनाना है, बिल बनाना है कोई, तो बिल कौन सा बनाना है, मुझे आपको बनाना है, मान लो कि सेल्स इनवॉइस बनाना है, या वर्क ऑर्डर। मान लो कि आपकी कंपनी बोला कि एक वर्क ऑर्डर का फॉर्मेट तैयार करके दे दो, या फिर फलाने को वर्क ऑर्डर दे दो। तो आपको वर्क ऑर्डर कैसे बनता है ये पता न हो, या फिर आपको पता हो कि वर्क ऑर्डर बनता कैसे है पता है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है कि उतना डिज़ाइनिंग कर सको, तो आप एक्सेल टेम्पलेट में आओ, इनवॉइस में क्लिक करो, यहाँ पे आपका दिखेगा वर्क ऑर्डर, क्लिक करो वर्क ऑर्डर पे, तो यहाँ पे वर्क ऑर्डर के फॉर्मेट आ जाएंगे। लेकिन ये इसके लिए आपके पास इंटरनेट एक्सेस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको नहीं आएगा कुछ, क्योंकि ये ऑनलाइन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए भी बहुत सारे हैं, जैसे देखिए एम्प्लॉय ऑप्शन शेड्यूल है, क्लिक किया, क्रिएट कर दिया। 2013 कुछ ज़्यादा ही नए हैं, 2007 तो पुराने हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास
इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा गो टू मीटिंग चल रहा है, इसलिए गो टू मीटिंग इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है ना बाकी चीज़ को, इसलिए यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है, वरना यहाँ आ गया रहा था, इतना देर लेट टाइम नहीं लगता है। जैसे ये देख लीजिए ना, मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी करेक्ट करे हुए हैं। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट कैलेंडर मंथली है, इसको सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, देख रहे मैंने बनाया कैलेंडर, आपको यहाँ पे दिख गया। ये 2000 कितना है, 12 का है, यहाँ से चेंज कर लो तो 14 कर लो, 14 का आ गया। जैसे यही चल रहा है सितंबर महीना, आपकी क्लास कब से स्टार्ट हुई है, मान लीजिए आज से स्टार्ट हुई है 15 तारीख से, 15 मंडे है, तो मैं यहाँ पे जैसे 15 टाइप करके एंटर मारूंगा, आप देखिए और नो एक छोटा सा दिक्कत हो गया है, एक छोटा सा दिक्कत हो गया है, एक सेटिंग चेंज कर दी है मैंने, बच्चों को बता रहा था ना, मैंने यहाँ 15 डाला, 15 डाल के जैसे एंटर मारा, एंटर मारते देखिए 15 हाईलाइटेड हो गया। आपने मीटिंग अपने शेड्यूल लगा सकते हो, तो इसको आप बना तो सकते हो, चलो आप बना लोगे, लेकिन बनाने में टाइम जो बेस्ट होगा ना, आपको बनाया मिल रहा है। तो इसी तरह के सारे फॉर्मेटेड आपको मिलेंगे, आपको बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सारे फॉर्मेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है सर। तो न्यू का यूज हम इसलिए करते हैं टेम्पलेट्स के लिए। अब बारी आती है कि आप खुद के टेम्पलेट्स बनाओ, तो खुद के टेम्पलेट्स क्यों बनाएंगे, क्या ज़रूरत क्या है बनाने का, तो चलिए बताता हूँ आपको मैं। जैसे आप रिपोर्ट बनाते हो, कोई भी रिपोर्ट बनाते हो, तो उसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप जो प्रीवियस रिपोर्ट होता है उसको उठाते हो, उसको कॉपी और उसको सेव एज या कॉपी पेस्ट करते हो आप। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि एक छोटा सा मुझे डेली सेल कैश रिपोर्ट भेजना पड़ता है, तो उसके लिए मैं डेली फॉर्मेट बनाता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ डेट TR CR एंड बैलेंस। हाँ सुन रहा हूँ मैम सिंपल जो वेरिएशन मैं पहले बता दूंगा, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल काम यहाँ जो कर रहे हो वहाँ भी सेम काम करोगे। हाँ जहाँ पे डिफरेंस होगा मैं खुद में चला जाता हूँ ना। 2013 जो है लर्निंग पर्पज से बेस्ट है मैं। और फिर यहाँ पे बैलेंस के लिए मैंने बोल दिया क्रेडिट माइनस डेबिट, बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। मैंने क्या किया, क्रेडिट माइनस डेबिट कर दिया, और यहाँ मैंने अगले दिन बोला कि यहाँ पे बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, और फिर मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। फिर यहाँ पे टोटल सम यहाँ से बॉर्डर उठाया, यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, और इस पे मैंने भी बॉर्डर लगा दिया। इसको कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इतना मुझे डेली करना होता है, मुझे हर दिन क्या होता है, ये पूरा बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल, इसको सिलेक्ट किया n+1 कर दिया, और इसको कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं प्लस करने से मैंने क्या किया, इसको उसमें अगले ऊपर वाले सेल में +1 कर दिया, तो हर कोई अपने ऊपर वाले सेल में प्लस कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ अक्टूबर का, तो मैं जस्ट अक्टूबर के लिए यहाँ पे डेट डालूंगा, बाकी पूरा ऑटोमेटिकली नीचे तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को मुझे क्या है कि हर दिन बनाना पड़ता है।
तो मैं इसको क्या करूँगा, फर्स्ट डे क्या करूँगा, इसको सेव एज, यहाँ पे जो एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट होता है, इस एक्सेल वर्कबुक को डिफ़ॉल्ट ना रख के मैं यहाँ पे रखूँगा एक्सेल टेम्पलेट्स। ये माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ और दिख रहा है, एक्सेल टेम्पलेट्स। इसको मैं डी ड्राइव में सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया कैश के नाम से, ठीक है, सेव कर दिया। मैं इस फाइल को सेव भी ना करूँ, बंद भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जब भी, अगर मुझे, अब देखिए डी ड्राइव में मैं जाऊँ तो एक तो इसका आइकन चेंज हो गया होगा, जो कैश है उसका आइकन देखिए चेंज हो गया होगा, है ना। मैं थोड़ा सा व्यू में बड़ा कर दूँ, लगा ना आइकन इसका। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूं तो यहाँ पे एक कैश 1 के नाम से ओपन हुआ है। जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3 होता है ना, ऐसे हम चाहे जितना मर्जी चाहे हम इस तरह इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कैश 2 के नाम से ओपन हुआ, ठीक है। आज पे काम करने के बाद जैसे आप कंट्रोल S या सेव करोगे तो सेव नहीं होगा, ये सेव एज होगा, ठीक है। मतलब कि आपकी जो टेम्पलेट है वो हमेशा सेव रहेगी, उस टेम्पलेट को आप नहीं, उसको टेम्पलेट को आप इरेज नहीं कर सकते, वो हमेशा टेम्पलेट आपका सेव रहेगा, ठीक है। सर आपको समझ में आया चीज़ें? सर मैं नाम आपका नहीं जानता, नाम बताएंगे प्लीज़। ओ योगेश जी, सॉरी सर, मैं नाम भूलने में मेरी एक बीमारी है, आदत है, मैं नाम भूल जाता हूँ, इसलिए डोंट माइंड, आप बुरा मत मानिएगा। क्या है ना, इतने लोगों को डील करता हूँ ना, इसलिए भूल जाता हूँ। इसलिए आप अपने यहाँ पे नाम भी अपने नहीं मेंशन कर रखा है, आपने एडमिन मेंशन कर रखा है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने टैम्पलेट्स कैसे बनाया। तो टैम्पलेट, आप जो भी रिपोर्ट आप क्रिएट करते हो उसका एक टैम्पलेट बना, हर रिपोर्ट का टैम्पलेट बना लो। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार अपना रिपोर्ट डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा एक और बेनिफिट इसका ये होगा कि अगर जिस दिन आप अपने पास सिस्टम पे नहीं हो, ऑफिस में नहीं हो, तो किसी और बंदे को हैंड ओवर करोगे तो उसको पता रहेगा कि कौन कौन सी रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बनानी है, जैसे फॉर्मेट को फिल करता चला जाएगा, तो बेनिफिट होता है। तो अपने फॉर्मेट्स जितना हो सके आप बना लो। अब बात करते हैं फाइल की सर्चिंग और प्रॉपर्टी पे। अब देखिए कि मेरे पास एक फाइल है लीड फॉर्म। अब मुझे पता नहीं कि लीड फॉर्म के अंदर में है क्या डेटा। जहाँ तक बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि हम अपना ऑफिस, जितना भी ऑफिस में काम कर टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम माने वेस्ट मतलब यूज करते हैं, उसका 30% या 25% हम सिर्फ फाइल फोल्डर को ढूंढने में लगाते हैं। क्या सर? अगर मान लीजिए कि 6 महीने का फाइल, 6 महीने में पहले आपने कोई फाइल क्रिएट किया था, आप उसका नाम भूल गए हो, पर उसका डेटा देख के समझ में आ जाएगा कि फाइल क्या है, तो अंदाज से आप 15-20 फाइल को ओपन करके देखते रहोगे, ठीक है ना। फाइल नेम नहीं तो सर्च भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम फाइल पे कर्सर ले जाएं, कर्सर ले आते ही फाइल के बारे में बता दें, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ऑथर कुमार संजीव, ऐसे बाकी सबों का दिखा दें। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिटेल्स में जाऊँ, तो डिटेल्स में हमारे पास टाइटल है। तो टाइटल डाल देते हैं कि दिस इज यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पे जो कमेंट्स में डाल दिया कि दिस फाइल सबमिटेड बाय संजीव कुमार बैच 6 to 7।
ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। और टैग मतलब सर्चिंग की, जैसे आप इसको इस फाइल को कितने तरह से सर्च करते हैं। मैं इसको फॉर्म के नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको संजीव के नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, ये आप दे दीजिए। या फिर इसको मैं यूज़र के नाम से भी सर्च कर सकता हूँ। तो मैं टैग दे दी, तो ऐसे इतने टैग दे दोगे तो क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये हुआ कि जब मैं इस पर कर्सर रखूँगा तो आपको यहाँ पे सारा दिख जाएगा कि दिस यूजर फॉर्म प्रोजेक्ट फाइल सबमिटेड बाई संजीव कुमार बैच 627। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी फोल्डर में है, मान लीजिए डेस्कटॉप का फोल्डर है हमारा, और डेस्कटॉप का फोल्डर में मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये कर देता हूँ, फॉर्म डाल देता हूँ। तो फॉर्म तो नाम से मैच करता है, इसलिए लीड फॉर्म आ गया। मैं यहाँ पे देता हूँ मान लीजिए संजीव, लीड फॉर्म आ रहा है क्योंकि इसमें संजीव लिखा हुआ है। क्या, तो सर्चिंग में भी आपको हेल्प करेगा। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऑफिस में जितना भी काम करते हो, जितने भी फाइल क्रिएट करते हो, उसको इस तरह से ढूंढने से बचने के लिए आप क्या कीजिए, अपने फाइल का एक डेटाबेस मेंटेन कीजिए। मतलब आप अपने फाइल का एक रिकॉर्ड रखिए कि आप किस डेट में, फाइल का नाम क्या है, फाइल का किसके लिए बनाया, आपने मेल कर दिया या नहीं किया, या फाइल का पाथ में फाइल सेव का है। उससे क्या होगा कि आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि आपका फाइल एक जगह कहाँ पे है, डेटाबेस मेंटेन रहेगा, जिससे आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हो। इन फ्यूचर में इसको सही तरीके से ढूंढ सकते हो। अगर आप ऑफिस में नहीं हो तो कोई और बंदा इसको ढूंढ सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ते हो तो हैंड ओवर देने में आसानी होगी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, अगर कल के डेट में आप जॉब छोड़ते हो तो आपको हैंड ओवर देने में आसानी होगा इससे। तो आप एक अपना बना के रखिए एक। अच्छा, तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास 2 बजे की क्लास है। 1 से 2 क्लास चल रही थी, तो 2 बजे की क्लास जो है उनका कॉल आ रहा है, तो मैं एक करता हूँ। और योगेश जी थोड़ा लेट आए आप, तो मैं ये जो क्लास में इससे पहले जो चीज़ें करा चुका हूँ इसको मैं अपलोड कर देता हूँ।